Hello everyone, I am Asta Chaudhary and welcome to Rao's Academy. मध्य प्रदेश यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करने वाला चौथा स्टेट बन चुका है। यह पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोविज़न हैं जो हमें देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश ने यूसीसी बिल को पास कर दिया है। याद रखेंगे, अभी पास हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली में, अभी ये लागू नहीं हुआ है। इसे भेजा गया है गवर्नर के पास, इसके बाद जो है प्रेसिडेंट के पास जाकर ये लागू होगा। याद रखेंगे इस चीज़ को। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करने वाला फोर्थ स्टेट बन गया है। चलिए आगे बात करते हैं। तो याद रखिएगा, बिल जो है 2026 ध्वनि मत से पारित हुआ है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जो है कानून लागू होगा। इसके साथ मध्य प्रदेश यह पारित करने वाला चौथा राज्य बन चुका है। अब कौन जो है, ऐसे कौन से राज्य हैं जो पहले पारित कर चुके हैं? तो एक तो है आपका उत्तराखंड पहला, दूसरा जो है वो है गुजरात, उसके बाद आता है आसाम और फिर आ जाता है मध्य प्रदेश। तो मतलब हमारा मध्य प्रदेश चौथा ऐसा राज्य बन चुका है जिसने यह बिल पास किया है। अब बात करते हैं कि आखिर ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर समान नागरिक संहिता आखिर होती क्या है। तो हम अगर देखते हैं तो हमारे पास दो टाइप के लॉ होते हैं, एक तो क्रिमिनल लॉ होते हैं और एक होते हैं सिविल या पर्सनल लॉज। ठीक है, अब इसमें जब क्रिमिनल लॉज की बात आती है, चाहे डकैती की बात हो, किडनैपिंग की बात हो, मर्डर की बात हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, इस टाइप की जो क्रिमिनल जो चीज़ें होती हैं उसमें चार्जेस ये देखकर नहीं दिया जाता किसका क्या धर्म है, कौन सा जो है, कौन से लोग कौन सी कम्युनिटी से आते हैं, ऐसा नहीं होता है। सबको समान रूप से इसके लिए पेनल्टी से सजा दी जाती है। लेकिन वही हम बात करें पर्सनल लॉ की, तो पर्सनल लॉ जो होते हैं, चाहे हम शादी की बात करें, इनहेरिटेंस की बात करें, अडॉप्शन की बात करें, डाइवोर्स की बात करें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे गवर्न होती हैं? तो ये गवर्न होती पर्सनल लॉ के आधार पर। इसमें जो है हर एक जो कम्युनिटी है, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, वो उनके अपने अपने कानून बने हुए हैं, उस हिसाब से गवर्न होती हैं। लेकिन जब यूसीसी की बात चलती है, यूसीसी का मतलब है अगर यूसीसी आ जाता है तो जितने भी सिविल मैटर्स हैं वो पूरे के पूरे सभी पर समान तरीके से लागू होंगे। क्योंकि अब मध्य प्रदेश ने इसको लागू कर दिया है, तो अब जो है किसी के भी पर्सनल जो मैटर्स है, चाहे मैरिज हो, डाइवोर्स हो, इनहेरिटेंस हो, उत्तराधिकार का मामला हो, ये सारी चीज़ें सभी के लिए समान होगी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म के कोई लोग हों। यहाँ हम इसको और अच्छे से समझेंगे तो अर्थ है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून। ठीक है, जो पर्सनल लॉ है वो सभी के लिए समान होगा। कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है? मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन और मेंटेनेंस जैसे जो विषय हैं उस पर समान नियम लागू किए जाएंगे। याद रखेंगे, बच्चे को गोद लेने की बात हो या फिर इनहेरिटेंस की बात हो, ठीक है, या फिर सक्सेशन उत्तराधिकार की बात हो, ठीक है, या फिर जमीन में बंटवारे की बात हो, या मेंटेनेंस भरण पोषण जो होता है, जैसे मान लीजिए किसी की शादी हुई है और एक पार्टनर जो फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, आफ्टर लीगली जब सेपरेट हो जाते हैं, जो सपोर्ट करता है उसको हम मेंटेनेंस बोलते हैं। तो ऐसे जितने भी विषय हैं जो अब तक लागू होते थे पर्सनल लॉ से, अब लागू किससे होंगे? यूसीसी के अंडर लागू होंगे। मतलब सभी के लिए समान नागरिक संहिता होगी। ठीक है, वर्तमान में विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज बने हैं। यूसीसी का उद्देश्य क्या है? यूसीसी का उद्देश्य है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी बिफोर लॉ, सभी के लिए समान कानून होंगे। किसी को भी धर्म के आधार पर या किसी अन्य बेसिस के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब जो है सभी को समान रूप से गवर्न किया जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल राइट्स जो हैं, नागरिक अधिकार सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, समान रूप से। आगे देखिए। ओके, तो इसका हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देख लेते हैं। अगर ऐसा लॉ लागू हुआ है, ठीक है, ऐसा कानून जो है पास हुआ है, तो इसके लिए हमारे के संविधान में कोई प्रोविजन दिए हुए हैं? तो बिल्कुल दिए हुए हैं। आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आर्टिकल 44 ये कहता है कि राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का ये निर्देश देता है। हम जानते हैं कि डीपीएसपी जो है कैसे कानून है, तो सिर्फ निर्देश दे सकते हैं राज्य को कि जब आप इतने सक्षम हो
या जब ऐसी स्थिति बनती है किसी ऐसे निर्देश को लागू करने के लिए, तो आप बिल्कुल ऐसे निर्देशों को लागू करें। तो आर्टिकल 44 ये कहता है, क्या कहता है, जो यूसीसी हैं, यूसीसी को सभी राज्यों में लागू करने का ये निर्देश देता है ताकि सभी के लिए एक समान कानून हो। ठीक है, अब ये जो है ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है, क्या है, डीपीएसपी है, तो इसलिए जो है ऐसा इसमें प्रोविजन होता है कि जब सक्षम हो सरकार तब ही इसको लागू कर सकती है ये। ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि सभी सरकार को लागू करना हो, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये ऐसी भी देखी जाती है कि अगर हमारे पास धर्म की आज़ादी है, धर्म के हिसाब से चलने की आज़ादी है, तो फिर क्यों सरकार जो है सभी पे समान कानून लगा रही है जब पर्सनल या फिर नागरिक संहिता की बात चल रही है। तो इसको हमको याद रखना है। चलिए, यूसीसी का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, लैंगिक समानता और समान न्याय को बढ़ावा देना है। याद रखेंगे, नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देना। ठीक है, क्योंकि सभी के लिए एक समान कानून होंगे। ठीक, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। लैंगिक समानता कैसे, जेंडर इक्वालिटी कैसे आएगी इसमें, अगर यहाँ पर हम कहेंगे जैसे मेंटेनेंस की बात हो रही हो, अगर ऐसे जो है कानून अभी देखा जाए तो हर धर्म में अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन अगर इसके यूसीसी के हिसाब से गमन होंगे तब जो है लीगल चीज़ें होंगी हमारे पास कि आप जो है, अगर मेंटेनेंस की बात आती है तो जो भी अगर हम ऐसे देखेंगे जो भी उसको डिजर्व करता है मेंटेनेंस को, देखिए यूसीसी का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, लैंगिक समानता और समान न्याय को बढ़ावा देना है। आगे देखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने बात करी कि डीपीएसपी में है, तो डीपीएसपी में कहाँ पर है, आर्टिकल 44 में। ये आप लिख सकते हैं अपने आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ये लिखा हुआ है लिबरल प्रिंसिपल इंटेलेक्चुअल, जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में है। हमें पता है कि डीपीएसपी में 3 तरह के जो हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, जितने भी उसमें प्रोविजन दिए हुए हैं। पहला सोशलिस्ट, फिर गांधीयन प्रिंसिपल और एक है लिबरल प्रिंसिपल। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 44 की, तो लिबरल प्रिंसिपल में ये आता है। चलिए, अब बात करते हैं कि जो की प्रोविजन है कि ऐसा क्या अलग है एमपी के यूसीसी बिल में। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो जहाँ का अगर यूसीसी किसी भी स्टेट में आता है तो वो एकदम सेम आए। सब जो है वहाँ की जितनी भी डाइवर्सिटी के हिसाब से, वहाँ के कल्चर के हिसाब से वो अपने अपने तरीके से जो है कानून लागू कर सकते हैं। ठीक है, प्रोविजन बना सकते हैं। तो पहला जो प्रोविजन वो आपको देखने को मिलता है वो है पॉलीगैमी पे, बहुविवाह पर। इसका मतलब क्या, मतलब कि एक हस्बैंड मतलब एक से ज़्यादा हस्बैंड या वाइफ होना। ठीक है, मतलब कि अगर शादी हो गई है, ठीक है, शादी के बाद या तो डाइवोर्स नहीं हुआ हो या जो पार्टनर है उसकी डेथ ना हुई हो, उसके बाद भी एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा हस्बैंड या वाइफ होना, ये होता है पॉलीगैमी। तो इस पर क्या होगा, इस पर पूर्ण तरह से जो है प्रतिबंध होगा। ठीक है, ये याद रखना है, जब तक कि डाइवोर्स ना हो जाए, जब तक कि पूरी लीगल प्रोसेस से वो सेपरेट ना हो जाए या फिर जो पार्टनर की डेथ ना हो जाए, तब तक जो है कोई भी व्यक्ति दूसरा विवाह नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है निकाह हलाला जैसी प्रथा पर रोक। ठीक है, अब निकाह हलाला क्या होता है, कुछ जो मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ सेक्शंस हैं उसमें ये प्रथा चलती है। इसमें ये होता है, मान लीजिए जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनका डाइवोर्स हो जाता है। ठीक है, अब जब डाइवोर्स हो जाता है उसके बाद अगर वो फिर से उसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं, ठीक, तो उसमें ये होता है कि अगर फिर से शादी करना चाहते हैं तो जो विमेन है, विमेन को किसी और से शादी करनी पड़ती है, उनको वास्तविक विवाह करना पड़ता है, उसके बाद उनसे नेचुरली जो है उनसे डाइवोर्स लेना पड़ता है, उसके बाद जो उनके जो फॉर्मर हस्बैंड है उनसे शादी वो कर सकती हैं। इस तरह का पूरा एक सिस्टम चलता है जिसको हम कहते हैं निकाह हलाला। तो इस पर जो है ऐसी प्रथाओं पर रोक लगाई जाएगी। उसके बाद अगर शादी होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी होगा ताकि चाइल्ड मैरिजेस को रोका जा सके, फेक मैरिजेस को रोका जा सके, और जो उत्पीड़न सहना पड़ता है, अगर मान लीजिए कम एज में अगर विवाह हो रहा है तो ऐसी चीज़ों को रोका जा सके। तो विवाह जो है उसका रजिस्ट्रेशन लीगली कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए हैं। ठीक है, अब फिर बात आती है लिव इन रिलेशनशिप की। लिव इन रिलेशनशिप का जो है निर्धारित समय में पंजीकरण। अब सरकार ने ये कहा है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है, अगर कोई भी 2 अडल्ट साथ में रह रहे हैं बिना शादी के, दैट इज लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, अब अगर रह रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, इन्फॉर्म कब करना होगा, एक तो पंजीकरण करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ेगा, 1 महीने के अंदर में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर जो कोई भी एक पार्टनर 21 साल से कम उम्र का है, मतलब अंडर 21 एज का है, तो इसके बाद इसके लिए जो है पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा।
ठीक है। अगर अंडर 21 एज है तो अपने माता पिता को उनको इन्फॉर्म करना होगा कि हम साथ में रह रहे हैं। ठीक है। अब ये इसमें याद रखिएगा, लिव इन रिलेशनशिप मना नहीं किया है, ये कहा है कि आपको वहाँ की जो लोकल पुलिस है या कहीं पर जाकर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद महिलाओं एवं पुरुषों के लिए समान उत्तराधिकार, इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स की बात करी गई है। अभी देखा जाता है कि जब उसकी बात होती है कि जब बंटवारे की बात होती है या फिर किसी भी चीज़ के उत्तराधिकार की बात होती है ज़मीन पर या प्रॉपर्टी पर, तो किसका राइट होता है? देखा जाए तो जनरली मेल्स का ही राइट होता है, पुरुषों का राइट होता है। लेकिन ये भी कहा गया है अगर माता पिता की संपत्ति पर जितना अधिकार लड़के का है उतना अधिकार उनकी बेटी का भी होगा। तो ये जो है अब कानूनी रूप से लागू होने वाला है। याद रखेंगे, महिला और पुरुष के लिए समान उत्तराधिकार होगा। उसके बाद विवाह एवं तलाक की समान कानूनी प्रक्रिया होगी। ठीक है, विवाह की और तलाक की समान कानूनी प्रक्रिया होगी सारे धर्म के लोगों के लिए। ठीक है, तो ये जो है कि आप मेन प्रोविजन देख सकते हैं जो एमपी की यूसीसी बिल में अलग हैं। आगे बात करें। ओके, अब ये जो है हमने कहा कि इतने सारे, क्या एमपी में सभी लोगों पे लागू होगा? नहीं होगा। किन लोगों को इसको जो है जो छोड़ दिया गया है या एग्जेम्प्ट कर दिया गया है? तो एसटीज जो है हमारे एमपी में, आपको पता है कितने हैं रजिस्टर्ड जो एसटीज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, जनजाति वर्ग हैं, वो हैं 43। अब इनको इससे बाहर रखा गया है। क्यों बाहर रखा गया है? इसका उद्देश्य है उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना। तो याद रखिएगा, अगर यूसीसी बिल लागू भी हो जाता है कहीं पर, तो जो 5th एंड 6th शेड्यूल में जो ट्राइब आती हैं, ठीक है, ये अनुसूची में जो ट्राइब आती हैं उनको इससे बाहर रखा जाएगा। ठीक, ये याद रखेंगे। इसके बाद अनुसूचित जनजातियों को संविधान के विशेष प्रावधानों के तहत भी संरक्षण प्राप्त है। जैसे हमने कहा, क्या शेड्यूल 5 और शेड्यूल जो 6 है इसके तहत, याद रखेंगे इसको। तो अगर आपसे पूछा है किसको बाहर रखा गया है, तो एसटीज को, जनजाति समूह को बाहर रखा गया है। और कौन से जनजाति समूह? जो शेड्यूल ट्राइब है। ओके, अब देखें यहाँ पर, तो क्या महत्व होगा इस पूरे यूसीसी का? समान नागरिक संहिता का। तो याद रखेंगे, सभी नागरिकों के लिए एक तो समान नागरिक अधिकार होंगे, किसी के लिए कुछ अलग नहीं होगा। महिलाओं के अधिकार और जेंडर जस्टिस को इसमें बढ़ावा मिलेगा, चाहे हम चाइल्ड मैरिजेस की बात कर लें, फेक मैरिजेस की बात करें, मेंटेनेंस के नाम पे कोई एक्सप्लॉइटेशन की बात करें, या महिलाओं को बहुत बार मेंटेनेंस का अधिकार जो है नहीं मिल पाता है, बहुत सारी कानूनी दौड़ उनको दौड़नी पड़ती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, महिलाओं को मेंटेनेंस का अधिकार होगा, जेंडर इक्वालिटी को, जेंडर जस्टिस को जो है बढ़ावा मिलेगा, समान कानून व्यवस्था होगा, सामाजिक सुधार एवं कानूनी स्पष्टता होगी, और संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में जो है ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ जो है महत्व के अलावा बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं जिसकी आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है जैसे कि आर्टिकल 21, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था पुट्टास्वामी केस में, वो था राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी मतलब निजता का अधिकार। अब जब यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप की बात आती है कि इन्फॉर्म करने की, तो यहाँ पर जो है राइट टू प्राइवेसी का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन होते हुए दिखता है। ये कहता है कि जब फिर निजता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन होगा अगर इन्फॉर्म करना पड़े सभी को, तो ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आर्टिकल 25 जो है वो धर्म की सुरक्षा की बात करता है। धर्म की जो है, धर्म को मानना, उसके तहत जो कानून बनाए गए हैं, धर्म के जो प्रोविजन हैं उनको पालन करने की स्वतंत्रता की बात करता है, जो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अफेक्ट होते दिखता है। तो ये जो है इंडिविजुअल का अधिकार है और ये जो निजता का अधिकार, इन दोनों की जो है बात करता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। सो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। ओके, कुछ जो चैलेंजेस है वही है कि धार्मिक और सांस्कृतिक जो विविधता है जो चली आई है परंपरागत रूप से, उसमें जो कुछ ना कुछ जो है हमें अलग सी चीज़ें देखने को मिलती है और इससे फिर सवाल उठ सकते हैं। पर्सनल लॉ और धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस छिड़ी है। ठीक है, बहुत सारे समुदायों को जिसमें जो है आशंकाएं नजर आ रही है कि कैसे अब जो है चीज़ें होंगी। सामाजिक सहमति एवं प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इसमें संवेदनशील विषय है। ठीक है, संवेदनशील विषय, क्योंकि यहाँ पर मैरिज की बात हो रही है, डाइवोर्स की बात हो रही है, मतलब कि पर्सनल जो लॉज है उनकी बात हो रही है, के कारण राजनीतिक एवं सामाजिक जो है विमर्श, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो याद रखेंगे, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव है, बहुत अच्छी भी चीज़ें, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें भी है, तो दोनों चीज़ें हमको ध्यान में लेकर चलनी है। ओके,
तो अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, तो आपको इस पूरे के पूरे जो वीडियो है इसमें क्या क्रक्स है, आपको याद रखना है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है डीपीएसपी बात करता है किसकी, यूसीसी की, समान नागरिक संहिता की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसमें आता है ये। पर्सनल लॉ की बात होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और स्टेट जो है क्या इंप्लीमेंट कर रहा है, यूसीसी को इंप्लीमेंट कर रहा है, कौन कौन से स्टेट ने उसको इंप्लीमेंट किया है, याद रखेंगे नाम, उत्तराखंड, गुजरात, असम। ठीक है, इसके पहले भी एक ऐसा राज्य है जहां पर हमें यूसीसी देखने को मिलता है आज़ादी के पहले ही। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे आज़ादी के पहले ही पास हो चुका है, ठीक है, यूसीसी पे लागू हो चुका है। मेंस के पर्सपेक्टिव से देखिए तो यूसीसी क्या होता है, और जेंडर जस्टिस इसको आपको उससे जोड़कर लिखना है। उसके बाद डीपीएसपी बनाम फंडामेंटल राइट्स, सामाजिक विविधता और समान नागरिक संहिता जो है इसको लेकर, इसको साथ में लेकर इसको समझाना है, और संघवाद एवं राज्यों की भूमिका, इसको ये भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर यूसीसी से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं।